अर्थशास्त्रियों और ऊर्जा शोधकर्ताओं ने हाल ही में अमेरिका की ऊर्जा नीति में हुए बड़े बदलावों पर बहुत बारीकी से नजर रखी है। और आज के इस खास विश्लेषण में हम उन्हीं के निष्कर्षों और डेटा को डिकोड करने जा रहे हैं। देखिए, जब नीतियां बदलती हैं ना, तो उसका असर केवल कागजों या भाषणों तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के घरेलू खर्चों पर भी पड़ता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि विशेषज्ञ इन हालिया नीतिगत बदलावों को किस नजरिए से देख रहे हैं। चीजों को निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम इस पूरे मुद्दे को 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हालिया नीतिगत बदलाव, फिर आम परिवारों पर पड़ने वाली उनकी लागत, उसके बाद वैश्विक सुरक्षा पर इसका असर और अंत में इन फैसलों के पीछे विशेषज्ञों द्वारा बताए गए कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की। आखिर ऊर्जा नीति में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं। इसका आर्थिक प्रभाव समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जमीनी स्तर पर क्या-क्या बदला है। विश्लेषकों ने जो टाइमलाइन तैयार की है वो काफी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे 2024 में जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल अधिकारियों के साथ चर्चा किया गया एक दृष्टिकोण 2025 की शुरुआत में बहुत ही तेजी से आधिकारिक नीति बन गया। 20 जनवरी को एक के बाद एक कई कार्यकारी आदेश आए जिन्होंने तेल और गैस को प्राथमिकता दी, और ये सिलसिला 4 जुलाई के वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के साथ अपने चरम पर पहुंच गया, जिसने हरित ऊर्जा के समर्थन और टैक्स क्रेडिट को पूरी तरह से वापस ले लिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। ये वो हिस्सा है जो सीधे तौर पर हमारे और आपके बटुए से जुड़ा है। पर्यावरण अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये जो बड़े बड़े संघीय फैसले लिए जा रहे हैं, उनका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, $1,508। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर लिया स्टोक्स ने यह गणना की है। उनके अनुसार ऊर्जा नीतियों में आए इस हालिया बदलाव के कारण टैक्स चुकाने के बाद हर परिवार पर लगभग इतना अतिरिक्त खर्च बढ़ने का अनुमान है। सच कहूं तो यह एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा है। और शोधकर्ता इन वित्तीय निर्णयों को किस तरह से देखते हैं? प्रोफेसर स्टोक्स के शब्दों में कहें तो उनका निष्कर्ष है कि ये लागत सिर्फ एक संयोग या साइड इफेक्ट नहीं है। शोधकर्ताओं का मानना है कि उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला ये आर्थिक बोझ सीधे तौर पर एक विशिष्ट उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई नीतियों का नतीजा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारा खर्च आ कहां से रहा है। शोधकर्ता बताते हैं कि आपातकालीन ग्रिड शक्तियों का इस्तेमाल करके बहुत ही महंगे और पुराने कोयला संयंत्रों को जबरन चालू रखा जा रहा है, और इसका बिल वो सीधे उपभोक्ताओं को भेजा जा रहा है। ग्रिड स्ट्रैटेजीज के अनुसार केवल कोलोराडो में ही एक टूटे हुए संयंत्र को चलाने की लागत साल भर में $85 मिलियन है। इसी तरह मिशिगन और इंडियाना में ऐसे संयंत्रों पर रोजाना लाखों डॉलर पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ बिजली के बिलों तक सीमित नहीं है। जरा इस विशाल नंबर को देखिए, $34.76 बिलियन। E2 और नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल के प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक ये उन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की कीमत है जिन्हें 2025 में या तो रद्द कर दिया गया, या बंद कर दिया गया, या फिर छोटा कर दिया गया। अगर हम विशेषज्ञों द्वारा ट्रैक किए गए इस डेटा की गहराई में जाएं, तो एक बहुत ही हैरान करने वाला जंप देखने को मिलता है। 2023 और 2024 के मुकाबले 2025 में रद्द की गई परियोजनाओं का आंकड़ा आसमान छू रहा है। जरा सोचिए, केवल एक साल के अंदर 38,000 से ज्यादा नौकरियां और लगभग $35 बिलियन का निवेश इस नीतिगत बदलाव की भेंट चढ़ गया। खैर, ये तो हो गई पैसे की बात। अब हम अपने तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र से थोड़ा आगे निकलकर देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ इन घरेलू नीतियों के वैश्विक परिणामों को कैसे आंकते हैं। एटलस पब्लिक पॉलिसी का ये डेटा दोनों देशों के बीच बढ़ती हुई खाई को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ चीन है जो स्वच्छ विनिर्माण पर अपना जोर दोगुना कर रहा है और $509 बिलियन से ज्यादा का निवेश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका वापस जीवाश्म ईंधन की ओर मुड़ गया है और उसका स्वच्छ ऊर्जा निवेश चीन के आधे से भी कम रह गया है। विश्लेषकों को यही चिंता सता रही है कि कहीं अमेरिका भविष्य के ऊर्जा बाजार में अपनी लीडरशिप न खो दे।
और हाँ, ये केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के जेफ कोलगन जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ एक बड़ी चेतावनी देते हैं। उनका तर्क है कि मध्य पूर्व में युद्ध जैसे बाहरी झटके तेल और गैस की सप्लाई को तुरंत प्रभावित करते हैं। इसलिए जीवाश्म ईंधन पर बहुत ज्यादा निर्भरता देश को बाहरी संकटों के प्रति कमजोर बनाती है, जबकि देश के भीतर पैदा होने वाली हवा और धूप बिल्कुल मुफ्त है और भू राजनीतिक तनावों से पूरी तरह सुरक्षित। इसे समझने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन रोसेनॉर द्वारा शेयर किया गया स्पेन का ये डेटा देखिए। स्पेन ने पिछले 25 सालों में कोयले पर अपनी निर्भरता लगभग खत्म कर दी है और आज उसकी 45% ऊर्जा हवा और सूरज से आती है। इसका नतीजा क्या हुआ? स्पेन आज यूरोप में सबसे कम थोक ऊर्जा लागत वाले देशों में से एक है। ये साफ दिखाता है कि नवीकरणीय ऊर्जा वास्तव में उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। कानूनी और नीति विशेषज्ञ आखिर क्या मानते हैं? इन इतने बड़े और व्यापक नीतिगत बदलावों के पीछे का असली मकसद क्या है? विश्लेषकों ने गहराई से अध्ययन करने के बाद 3 मुख्य कारण बताए हैं। पहला, जीवाश्म ईंधन उद्योग से मिला चुनावी चंदा। दूसरा, एक वैचारिक नजरिया। कोलंबिया लॉ के प्रोफेसर माइकल गेरार्ड बताते हैं कि कैसे स्वच्छ ऊर्जा को वोक मानकर खारिज किया जाता है और जीवाश्म ईंधन को मर्दाना और मजबूत माना जाता है। और तीसरा कारण वो कुछ ऐसा है जिसकी शायद आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। विशेषज्ञ एक बेहद अजीब ऐतिहासिक किस्से की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं। बात 2006 से 2014 के बीच की है। राष्ट्रपति ने स्कॉटलैंड के एबरडीन में अपने एक गोल्फ कोर्स के ठीक पास पवन चक्कियों यानी विंड टर्बाइन को लगने से रोकने के लिए 8 साल लंबी और कड़वी कानूनी लड़ाई लड़ी थी और अंत में वो ये केस हार गए थे। 2012 में दी गई उनकी यह गवाही इस बात पर जोर डालती है कि आखिर शोधकर्ता ऐसा क्यों मानते हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि ये कोई साधारण नीतिगत मतभेद नहीं है, बल्कि वे पुरानी व्यक्तिगत शिकायतें और हार की टीस हैं, जो आज सक्रिय रूप से संघीय औद्योगिक नीति का रूप ले रही हैं और एक उभरते हुए उद्योग को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इन नीतियों के बीच का ये विरोधाभास भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक तरफ तो सरकार जीवाश्म ईंधन को विदेशी प्रतिस्पर्धियों से बचाने के लिए भारी टैरिफ और जनादेश लगा रही है, और ठीक उसी समय इलेक्ट्रिक वाहनों से टैक्स क्रेडिट छीना जा रहा है। विशेषज्ञों का साफ मानना है कि ये कोई मुक्त बाजार या फ्री मार्केट का सिद्धांत नहीं है। ये जानबूझकर तेल की मांग के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है, इलेक्ट्रिक वाहन, उसे जड़ से खत्म करने का एक प्रयास है। हमने जो भी डेटा और विशेषज्ञों की राय देखी है, उन सबका निचोड़ नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल की अमांडा लेविन के इस शानदार उद्धरण में मिल जाता है। उनकी स्पष्ट राय है कि इस तरह की नीतियों ने न केवल अमेरिका की ऊर्जा स्वतंत्रता को कमजोर किया है, बल्कि लंबी अवधि में पूरी दुनिया के सामने इसकी औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को भी गहरी चोट पहुंचाई है। अंत में इन सभी विश्लेषणों और आंकड़ों को देखने के बाद एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया तेजी से नए ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रही है। ऐसे में यदि वैश्विक उद्योग का भविष्य सच में स्वच्छ ऊर्जा है, तो उन राष्ट्रों का क्या होगा जो आगे बढ़ने के बजाय जानबूझकर पीछे हटने का विकल्प चुन रहे हैं? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।